का स्वागत है। आज हम एक ऐसे अंक की बात करने वाली हूँ जिसके बारे में हम ज्यादा सोचते नहीं जब तक कि वो खुद हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचना शुरू ना कर दें। हम बात कर रहे हैं पैंक्रियाज यानी अग्नाशय की और उसमें होने वाली सूजन की जिसे पैंक्रियाटाइटिस कहते हैं। और हमारे पास जो आज नोट्स है ना, वो इसी समस्या को आयुर्वेद के नजरिए से देखते हैं। तो आज हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि भाई पैंक्रियाटाइटिस क्या है, बल्कि ये समझना है कि आयुर्वेद मतलब इतनी पुरानी चिकित्सा पद्धति वो इसे कैसे देखती है। आज हम अग्नाशय की समस्या को एक किले के रूप में देखेंगे जिस पर बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ही हमला हो रहा है, और आयुर्वेद कैसे उस किले की दीवारों को फिर से मजबूत करने का रास्ता दिखाता है। ये किले वाली बात आपने बहुत सटीक कही, क्योंकि अग्नाशय हमारे शरीर का एक ऐसा सैनिक है जो दो मोर्चों पर लड़ता है। एक तरफ ये पाचन के लिए जरूरी एंजाइम बनाता है, समझ लीजिए हमारे भोजन को तोड़ने वाले हथियार, और दूसरी तरफ ये इंसुलिन बनाता है जो हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है, मतलब शरीर के ऊर्जा प्रबंधन को संभालता है। तो जब इस सैनिक पर ही हमला हो जाए, यानी इसमें सूजन आ जाए, तो ये दोनों ही काम ठप पड़ जाते हैं। और ये हमला अचानक और तेज हो सकता है, जिसे एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस कहते हैं, या फिर ये एक लंबे समय तक चलने वाली धीमी लड़ाई हो सकती है, जिसे क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस कहते हैं। तो फिर इस किले पर अंदर से हमला होता कैसे है? मतलब कौन है वो गद्दार जो अंदर बैठकर दरवाजे खोल देते हैं? हमारे नोट्स में जो कारण बताए गए हैं वो चौंकाने वाले हैं, क्योंकि वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं। बिल्कुल, ज्यादातर मामलों में दुश्मन बाहर से नहीं आता, हम उसे खुद पैदा करते हैं। सबसे बड़े कारण है बहुत ज्यादा शराब पीना और धूम्रपान करना। ये दोनों अग्नाशय के लिए आप कह सकते हैं जहर की तरह काम करते हैं, उसे सीधे सीधे नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बाद आता है हमारा खान पान, खासकर बहुत ज्यादा तला भुना, प्रोसेस्ड और फैट वाला खाना। ये अग्नाशय पर इतना बोझ डाल देता है जैसे जैसे आप एक छोटे से सैनिक को पहाड़ उठाने के लिए कह रहे हो। एक मिनट, यहाँ एक बात बहुत जरूरी है जो नोट्स में लिखी है। एक भोजन के पूरी तरह पचने से पहले ही दूसरा भोजन कर लेना। हम सब अक्सर ऐसा करते हैं, काम के बीच में जल्दी से कुछ खा लिया, फिर 1 घंटे बाद किसी दोस्त के साथ कॉफी और स्नैक्स पर चले गए। तो क्या ये छोटी सी आदत भी अग्नाशय पर इतना बड़ा बोझ डाल सकती है? बहुत बड़ा बोझ। इसे ऐसे समझिए, अग्नाशय ने अभी पहले भेजे गए भोजन को पचाने के लिए अपने एंजाइम भेजे ही थे कि आपने ऊपर से और काम डाल दिया। ये सिस्टम ओवरलोड की स्थिति है, शरीर उलझन में पड़ जाता है, और कभी-कभी ये शक्तिशाली पाचक एंजाइम अग्नाशय से बाहर निकलने के बजाय उसी के अंदर एक्टिवेट हो जाते हैं और अपने ही घर को यानी अग्नाशय को ही पचाना शुरू कर देते हैं। ओहो। और बस यही सूजन की शुरुआत है। इसके अलावा गॉल ब्लैडर में पथरी और शरीर में पानी की कमी भी बड़े कारण हैं। ये तो सच में किले पर अंदर से हुए हमले जैसा ही है ना, पर इसके लक्षण भी बड़े धोखेबाज हो सकते हैं। पेट में दर्द, उल्टी, ये तो किसी भी आम पेट की गड़बड़ी में हो सकता है। कोई कैसे समझे कि ये मामला गंभीर है? लक्षणों में फर्क करना बहुत जरूरी है। हाँ, सामान्य पेट दर्द आता जाता रहता है, लेकिन पैंक्रियाटाइटिस का दर्द अलग है। ये पेट के ऊपरी हिस्से में, बीच में या बाईं तरफ होता है और लगातार बना रहता है। सबसे बड़ी पहचान ये कि ये दर्द धीरे धीरे पीठ की तरफ फैलने लगता है, जैसे जैसे कोई पेट से पीठ तक बेल्ट कस रहा हो। अच्छा। और जैसा आपने कहा, ये दर्द अक्सर ज्यादा तला भुना या भारी खाना खाने के बाद तेजी से बढ़ जाता है। और भूख न लगना, जी मिचलाना, ये भी इसके साथ जुड़ा होता है? हाँ, ये इसके पक्के साथी हैं। शरीर खुद ही खाना मांगना बंद कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि वो उसे पचा नहीं पाएगा। कुछ गंभीर मामलों में तेज बुखार, पसीना आना और दिल की धड़कन का बढ़ जाना भी देखा जाता है। और अगर समस्या क्रॉनिक हो जाए, मतलब लड़ाई लंबी खींची जाए, तो शरीर पोषक तत्वों को सोख नहीं पाता, जिसकी वजह से बिना किसी खास कारण के वजन गिरने लगता है। ऐसे कोई भी लक्षण दिखें तो उन्हें नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। कि संकेत क्या है? तो अब आते हैं समाधान पर। आपने जो कारण बताए, शराब, तला हुआ खाना, सिस्टम ओवरलोड, ये सब मिलकर शरीर में एक तरह की गंदगी और सूजन पैदा करते हैं। तो ये दिलचस्प है कि हमारे नोट्स में आयुर्वेदिक समाधान की शुरुआत किसी दवा से नहीं बल्कि सफाई या डिटॉक्सिफिकेशन से होती है। ये पारंपरिक सोच से काफी अलग है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप टूटी हुई दीवार की मरम्मत तब तक नहीं कर सकते जब तक आप मलबा ना हटा दें। आयुर्वेद का मानना है कि ज्यादातर बीमारियां शरीर में आम के जमा होने से होती हैं। आम का मतलब है अधपचा भोजन, जो शरीर में सड़कर एक चिपचिपा जहरीला पदार्थ बन जाता है। यह आम शरीर की सूक्ष्म नलियों या स्रोतों में जाकर जम जाता है और पोषक तत्वों के प्रवाह को रोक देता है। इसे आज की भाषा में कैसे समझें? क्या यह मॉडर्न साइंस के किसी कॉन्सेप्ट से मेल खाता है? बिल्कुल, इसे आज की भाषा में समझें तो अगर आपका सिस्टम क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और मेटाबॉलिक कचरे से भरा हुआ है, तो आप उसमें कितनी भी अच्छी चीज, कोई भी सप्लीमेंट या दवा डाल दें, वो ठीक से एब्जॉर्ब ही नहीं होगी। आयुर्वेद का आम कुछ ऐसा ही है।
शुद्धि का मतलब है पहले शरीर को ग्रहण करने लायक बनाना, उसे साफ करना ताकि जड़ी बूटियां या पौष्टिक भोजन सीधे अपने लक्ष्य पर काम कर सकें, न कि रास्ते में ही इस कचरे से लड़ते हुए अपनी ताकत खो दें। तो इस सफाई की शुरुआत कैसे होती है? नोट्स में एक बहुत ही सरल उपाय बताया गया है, सुबह उठकर गुनगुने पानी में नींबू पीना। क्या ये सच में इतना प्रभावी है? ये पहला और सबसे आसान कदम है। गुनगुना पानी बंद पड़ी नलियों को खोलने का काम करता है और नींबू अपने गुणों से शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। ये एक तरह से शरीर के इंजन को सुबह सुबह स्टार्ट करके उसे सफाई के लिए तैयार करना है। जब ये मलबा हटने लगता है तब असली काम शुरू होता है, दीवारों की मरम्मत का, यानी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल। चलिए इन जड़ी बूटियों पर आते हैं। नोट्स में 4 खास जड़ी बूटियों का जिक्र है। हल्दी और अदरक के सूजनरोधी गुण तो अब पश्चिम में भी बहुत मशहूर हो गए हैं, लेकिन गुडूची यानी गिलोय के बारे में हमारे कई श्रोता शायद कम जानते होंगे। क्या ये सिर्फ सूजन कम करती है या इसका अग्नाशय पर कोई और भी खास असर होता है? बहुत अच्छा सवाल है। हल्दी और अदरक तो बेहतरीन है ही। हल्दी का जो करक्यूमिन है वो सीधे उन मॉलिक्यूल्स को टारगेट करता है जो शरीर में सूजन पैदा करते हैं। अदरक पाचन को सुधारकर जी मचलाने से तुरंत राहत देता है। लेकिन गुडूची मतलब गिलोय का काम और भी गहरा है। ये एक इम्यूनोमॉड्यूलेटर है। इम्यूनोमॉड्यूलेटर? हाँ, यानी ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को सिर्फ बढ़ाती नहीं बल्कि उसे संतुलित करती है। ये शरीर की अपनी हीलिंग पावर को जगाती है और खासतौर से लिवर और अग्नाशय जैसे अंगों को ताकत देती है। ये सूजन भी कम करती है और शरीर को अंदर से मजबूत भी बनाती है ताकि वो बीमारी से लड़ सके। और चौथी जड़ी बूटी है मुलेठी। इसे तो हम अक्सर गले की खराश के लिए जानते हैं। इसका अग्नाशय से क्या लेना देना? मुलेठी का काम पेट के माहौल को शांत करना है। देखिए, पैंक्रियाटाइटिस में अक्सर एसिडिटी और उल्टी की समस्या होती है। मुलेठी पेट में अतिरिक्त एसिड को नियंत्रित करती है और इसकी ठंडी तासीर पेट और पाचन तंत्र की अंदरूनी परत को आराम पहुंचाती है। तो ये चारों मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं। हल्दी और गिलोय सूजन पर हमला करते हैं, अदरक पाचन को संभालता है और मुलेठी पेट को शांत रखती है। ये सुनने में तो बहुत तार्किक लगता है, लेकिन यहाँ एक सवाल मन में आता है, क्या सिर्फ ये जड़ी बूटियां लेना काफी है? क्योंकि नोट्स में आहार और जीवन शैली पर इतना जोर दिया गया है कि ऐसा लगता है दवा से ज्यादा जरूरी तो वो है। आप बिल्कुल सही हद तक पहुंची हैं। खासकर क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस में जड़ी बूटियां सिर्फ सहायक सैनिक हैं। असली लड़ाई तो आहार और जीवन शैली के मैदान पे ही लड़ी जाती है। अगर आप रोज अपने किले में खुद ही आग लगाते रहेंगे तो बाहर से कितनी भी मदद आ जाए, किला नहीं बचेगा। इसलिए क्या खाएं और क्या ना खाएं, इसके नियम बहुत सख्त हैं। तो क्या है ये नियम? नोट्स में खाने की एक लिस्ट है और एक परहेज की। परहेज वाली लिस्ट ज्यादा लंबी लग रही है। और ज्यादा जरूरी भी वही है। सबसे पहले उन चीजों को पूरी तरह बंद करना होगा जो अग्नाशय पर बोझ डालती हैं। इसमें कोई भी तली हुई चीज, प्रोसेस्ड फूड, रेड मीट और फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स शामिल हैं। मूल मंत्र है नो फैट या वेरी लो फैट, क्योंकि फैट को पचाने के लिए अग्नाशय को सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो फिर खाएं क्या? ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? ऊर्जा के लिए हम उन चीजों पर निर्भर करते हैं जिन्हें पचाना आसान हो, जैसे साबुत अनाज, ओट्स, दलिया, ब्राउन राइस। फल, खासकर केला, पपीता और कीवी। सब्जियां, ब्रोकली, पत्ता गोभी, लौकी, तुरई जैसी सब्जियां जिन्हें भाप में पकाया गया हो। प्रोटीन के लिए कम फैट वाला पनीर, दालें और अगर नॉनवेज खाते हैं तो सिर्फ उबली या ग्रिल की हुई मछली। दूध की जगह सोया या बादाम मिल्क लेना बेहतर है। असल में ये खाने को दवा की तरह इस्तेमाल करने का सिद्धांत है। खाने के अलावा नोट्स में व्यायाम का भी जिक्र है, लेकिन जिम जाकर वजन उठाने का नहीं, बल्कि प्राणायाम का। ये थोड़ा अजीब लगता है। सांस लेने की एक्सरसाइज का एक पाचन अंग से सीधा क्या संबंध है? इसका बहुत गहरा संबंध है जो अक्सर हम समझ नहीं पाते। भारी व्यायाम रिकवरी के दौरान शरीर पर तनाव डाल सकता है, जबकि प्राणायाम का लक्ष्य अलग है। जब आप अनुलोम विलोम या भ्रामरी जैसे प्राणायाम करते हैं तो आप सिर्फ सांस नहीं ले रहे होते हैं, आप अपने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को शांत कर रहे होते हैं। यह वही सिस्टम है जो तनाव की स्थिति में फाइट या फ्लाइट मोड एक्टिवेट करता है। अच्छा, तो इसका मतलब तनाव कम करने से पाचन अंगों को फायदा होता है? सीधे तौर पर जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा शरीर कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन छोड़ता है जो पूरे शरीर में सूजन को बढ़ाता है। अग्नाशय में भी प्राणायाम इस स्ट्रेस रिस्पॉन्स को शांत करता है, शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ाता है और आंतरिक अंगों की हल्की मालिश करता है। ये शरीर को रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में लाता है, जो हीलिंग के लिए सबसे जरूरी है। ये शरीर को अंदर से ठीक करने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। इस पूरी चर्चा से एक बात तो साफ है कि आयुर्वेद इस समस्या को सिर्फ एक अंग की बीमारी नहीं मानता, ये पूरे शरीर और मन को एक साथ साधने की बात करता है। लेकिन इन नोट्स में एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सलाह दी गई है जो एक चेतावनी जैसी लगती है।
और वो चेतावनी ये है कि पैंक्रियाटाइटिस के प्रबंधन में कोई चीट डे नहीं होता, कोई शॉर्टकट नहीं है। ये उन बीमारियों में से नहीं है जहां आप कुछ दिन परहेज करके फिर अपनी पुरानी आदतों पर लौट सकते हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें लगातार अनुशासन की जरूरत होती है। आहार, जीवन शैली, जड़ी बूटियां, इन सब का रोज पालन करना ही एकमात्र रास्ता है। एक दिन की लापरवाही भी आपको हफ्तों पीछे धकेल सकती है। ये सुनने में तो बहुत मुश्किल लगता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इतना अनुशासन रख पाना तो बहुतों के लिए लगभग नामुमकिन होगा। मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। और जब सेहत दांव पर लगी हो तो ये करना ही पड़ता है। और सबसे जरूरी बात जो हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए, ये सारी जानकारी समझने के लिए है, खुद का इलाज करने के लिए नहीं। कोई भी तरीका आजमाने से पहले, चाहे वो जड़ी बूटी हो या कोई खास डाइट, अपने डॉक्टर या किसी अच्छे क्वालिफाइड आयुर्वेदिक वैद्य से बात करना बहुत बहुत जरूरी है। गूगल पर पढ़कर खुद डॉक्टर बनना इस मामले में बहुत खतरनाक हो सकता है। तो आज की इस बातचीत से हमने पैंक्रेटाइटिस को सिर्फ एक बीमारी के तौर पर नहीं, बल्कि एक जीवन शैली से जुड़ी चेतावनी के तौर पर समझा है। और आयुर्वेद के जरिए हमने उस किले को बचाने का एक पूरा प्लान देखा। पहले सफाई करके दुश्मनों को बाहर निकालना, फिर सही खाने और जड़ी बूटियों से दीवारों की मरम्मत करना, और आखिर में प्राणायाम से किले के राजा यानी मन को शांत रखना। बिल्कुल। और ये पूरी बातचीत एक बहुत जरूरी सवाल भी खड़ा करती है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में जहां हम हर समस्या का एक तुरंत समाधान, एक क्विक फिक्स चाहते हैं, क्या हम आयुर्वेद जैसी पद्धति के बताए धैर्य और अनुशासन वाले रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं? हमें हर चीज का नतीजा तुरंत चाहिए, लेकिन पैंक्रियाटाइटिस जैसी स्थिति हमें सिखाती है कि सच्ची सेहत किसी एक गोली या एक ऑपरेशन में नहीं है। शायद सच्ची सेहत हर दिन अपनी जीवन शैली में किए गए छोटे छोटे लेकिन स्थायी और अनुशासित बदलावों में ही छिपी है। ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।